नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वायरस संकट काल के बीच प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार हुए लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच इस मसले पर विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। अब राहुल गांधी फिर से लॉकडाउन में दिल्ली की सड़कों पर निकले और राहुल गांधी ने घर से बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने ड्राइवर से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और कोरोना संकट लॉकडाउन पर बातचीत की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के लोगों को दी वो अपने आप में अनुकरणीय है। कैसे? जांच की बात अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा लगभग 7,500 लोगों की जांच 10 लाख लोगों के बीच में करने का जो एवरेज है वो दिल्ली का पूरे देश से सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में जांच हो रही है। एक बात, जब आप ठीक होने का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 50% मरीजों को जो कोरोना संक्रमित थे वो ठीक होकर दिल्ली में अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। ये दूसरी हमारी उपलब्धि। प्लाज्मा थेरेपी की जो विधि है चिकित्सा की, उसका एक सफल प्रयोग दिल्ली के अंदर हुआ। तो हम अपनी ओर से वेंटिलेटर्स की, अस्पताल की सुविधाओं की हर तरह का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अभी अगर इस बीमारी से बचना है, संक्रमण से बचना है, तो जो इसके नियम है उसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे हाथ सैनिटाइज करने का हो, चाहे मास्क पहनने का हो, तो ये सारी चीजें हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। अब कई बार पालन करने वाले व्यक्ति को भी पॉजिटिव हो सकता है, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो स्टाफ हो उसने नियमों का पालन किया हो लेकिन कहीं चपेट में आ गया। तो बहुत सारे पुलिस वाले भी बेचारे या डॉक्टर्स जो दिन रात लगे हैं लोगों की सेवा में, वो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी सुविधा और सावधानी बरती। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 1,44,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं इन बढ़ते मामलों पर आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, लगातार पहले दिन से जब से आप लोगों से बातचीत हो रही है, अभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस बढ़ते कर्व के पीछे एक रीजन शायद ये भी है, मेरी जितनी समझ है, कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। अलग अलग राज्यों में जहाँ पहले कम थी वहाँ भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े उस तरह से आ रहे हैं। इसको हम जाहिर तौर पर चैलेंज तो है लेकिन इससे डरना नहीं है। दूसरा, रिकवरी एक थोड़ा सुकून देती है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है, कोई भी गई जान वापस तो आएगी नहीं। लेकिन अब जो ज़रूरत है हमें फौरी तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग की, और वो निचले स्तर से शुरू होना चाहिए। और अगर वो हम कर पाएं तो इस महामारी में हम कम जान खो करके बेहतर ढंग से निकल पाएंगे। गाजियाबाद में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है और जिला प्रशासन के अनुसार बढ़े हुए केस गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों से संबंधित हैं। यही वजह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा को पहले की तरह ही यानी कि लॉकडाउन 2 की तरह ही सील करने का निर्णय अब लिया है। अब सिर्फ दिल्ली और केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी। एम्बुलेंस और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में कार्यरत लोगों को सुबह 9 बजे से पहले निकासी और शाम 6 बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा और शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को वैध पास में इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखने को वहां पर मिला है। इसेंशियल सर्विस के वाहन हैं, मालवाहक वाहन हैं और जिनके पास पास हैं उन्हें हम अलाउ कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि ये जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश आए हैं अभी ये अभी दोपहर के आसपास आए हैं। तो अभी कई लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में कि दोबारा लॉकडाउन पार्ट 2 वाली जो बाउंडेशंस थी वो दोबारा से लागू हो गई हैं। तो अभी जो लोग इस चीज़ से अनजान है अभी उन्हें अभी बता रहे हैं कि कल से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली में जाने की।
और शाम को 6 बजे के बाद ही आप दिल्ली से वापस आएंगे गाजियाबाद की सीमा में। और सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों को दिल्ली में जाना है, वो भी पास के साथ। अगर आपके पास पास नहीं होगा तब भी आपको सुबह 9 बजे से पहले भी एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली में। इसीलिए क्योंकि जैसे कि अब केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी, तो इसी को मद्देनज़र ये जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेश पारित किया है और जिसका अनुपालन किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जो भी राज्य चाहता है कि यूपी के प्रवासी कामगार उनके यहां पर वापस आएं तो उन्हें राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। अब उनके इस फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी ने अब निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने उन्हें अक्षम और निर्दयी मुख्यमंत्री करार दिया है और महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि प्रवासी मजदूर सबसे पहले इंसान है और साथ ही भारत के नागरिक भी। देश में कहीं भी काम करने के लिए किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। योगी आदित्यनाथ सबसे अक्षम और निर्दयी सीएम हैं। वो अपने ही प्रदेशवासियों के दुश्मन साबित हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के करजात जाम खेड़े के एनसीपी विधायक रोहित पवार ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी श्रमिकों ने जब घर जाने पर जोर दिया तब महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री फंड से उनकी यात्रा को आसान बनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसडीएम कार्यालय गोहला के समक्ष धान बंदी को लेकर के सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान सुरजेवाला भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा की खट्टर सरकार उत्तरी हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र से दुश्मनी निकाल रही है और सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा और जेजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने खट्टर और दुष्यंत चौटाला को हिटलर शाही शासक करार दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि गोहिला चीका के किसानों को खट्टर सरकार तबाह कर रही है। गोहिला चीका में धान की खेती पर पाबंदी तानाशाही हुक्मनामा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा के अंग्रेजों से बदतर कानून है। दादूपुर नलवी नहर किसानों के लिए जीवन वाहिनी सिद्ध होती। नहर बनाने की जगह सरकार इसे बंद करने पर लगी हुई है। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी अभी तक हरियाणा को ना मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर को ही जिम्मेदार ठहराया है। खट्टर सरकार की हिटलर शाही अब सब हदें पार कर गई है। पानी सर से परे उतर गया है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अकेली खट्टर सरकार है जो उत्तरी हरियाणा, खास तौर से गोहिला चीका, कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान को ये हुक्म दे रही है कि वो अपने खेत में, अपने बाप दादा की जमीन में क्या किस चीज की खेती कर पाएगा। ये अख्तियार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को ये अख्तियार किसने दिया? अकेले गोहिला चीका में और सीवण में 1,01,000 एकड़ धान की खेती पर रोक लगा दी गोहिला चीका में। यानी गोहिला चीका और सीवण के दोनों ब्लॉकों में 1,28,000 1,29,000 एकड़ भूमि में अब किसान धान की खेती नहीं कर सकता। पंचायती जमीन के अंदर आप इन 25-26 ब्लॉक्स के अंदर धान की खेती नहीं कर सकते। 19 ब्लॉक्स में मलकियत की जमीन में धान की खेती नहीं कर सकते। ये जुल्म क्यों कर रही है खट्टर सरकार? पिछले साल भी उन्होंने मेरा जल मेरा जीवन स्कीम चलाई थी। 7 या 8 ब्लॉक्स चिन्हित किए थे। 1,37,000 एकड़ में धान से बदलकर मक्का लगवाना था। क्या हुआ खट्टर साहब उसका? 2,000 एकड़ आपने मुआवजा देना था किसान को, आपने हाइब्रिड बीज देना था, आपने दूसरी सुविधा देनी थी, उसका कोई रिजल्ट? अब उस पर कांटा मार दिया स्कीम पर। और अब गोहिला चीका, सीवण, शाहबाद, इस्माइलाबाद, बबैन, पूरे उत्तरी हरियाणा में कैथल और कुरुक्षेत्र में आपने 2,72,000 किलो के अंदर धान की खेती पर रोक लगा दी। खट्टर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे साथ आइए मोटरसाइकिल पर या कार में, कहें तो कार में बिठाकर लेकर जाएंगे। आपने घग्गर का गोहिला चीका का इलाका देखा है? हम आपको सारी जमीन देते हैं मुफ्त में, आप वहां मक्का लगाकर दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप वहां मूंग की खेती करके दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। क्यों किसान का बेवकूफ बना रहे हैं? और अब एक नया जुल्म भी आपने साथ में कर दिया।
आज से देश के कई जगहों पर घरेलू हवाई सेवाएं जो है वो शुरू हो गई हैं और नए नियमों के साथ ये हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। वहीं हवाई सेवा शुरू होने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज का दिन ऐसे ईद का दिन है और खुशी का दिन है, और उसमें खुशखबरी आई है कि आज से फ्लाइट भी शुरू हो गई। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी तादाद में फ्लाइट को चलाने की ज़रूरत थी और उसका निर्णय हुआ था। ऐसे जहाँ भी यात्री फंसे हैं, चाहे वो ट्रेन से जाने हो या गाड़ी की परमिशन से हो, उन सब की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन फ्लाइट चलने से एक अच्छा संदेश गया, क्योंकि फ्लाइट पर सिर्फ अमीर आदमी ही नहीं चलते, कई ऐसे लोग जो फ्लाइट का टिकट उन्होंने लिया हुआ था या कई लोग बहुत दिक्कत में थे, उन सबको इससे बहुत आराम हुआ। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जहां कोरोना वायरस से कर डाली, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं के बर्ताव को देश को शर्मसार करने वाला बताते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को क्वारंटीन सेंटर में भेजने की बात कही है। प्रवेश के इस बयान पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और इस पर बोलते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति है, लेकिन एक परिवार जिसने देश में 50 साल तक राज किया, एक परिवार के सभी सदस्य देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डर बैठा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, तब तक उन तीनों को क्वारंटीन में डाल देना चाहिए। जब से लॉकडाउन हुआ है, देश के सभी नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और सभी तपस्या कर रहे हैं। 2 महीने से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबके धंधे बंद हो रहे हैं, सबके नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी वो, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति है, मगर ऐसे में एक परिवार जिन्होंने इस देश में 50 साल उन्होंने राज किया, एक परिवार के लोग सभी सदस्य बार बार आकर देश में पैनिक जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डर बिठा रहे हैं, हर चीज को उन्हें गलत दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये सारा कोरोना वायरस खत्म न हो जाए, उन तीनों को क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए और इससे लोगों के अंदर में पैनिक फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। वो आज विमान से दिल्ली से बेंगलोर पहुंचे थे और विपक्षी पार्टी को कहना है कि घरेलू उड़ान सेवा के बाद वो आवश्यक क्वारंटीन में नहीं रहे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं और मैं औषध मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा हूं। यदि दवाओं और अन्य चीजों की आपूर्ति ठीक नहीं है, तो डॉक्टर मरीजों के लिए क्या कर सकते हैं। देश में प्रत्येक कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। दिशा निर्देश सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर रहने वालों को इससे छूट के लिए नियम है। Sir, practically, the guidelines is applicable to each and every citizen of the country. I do concede, but there are certain exemption clauses. There are certain persons who are exempted from quarantining when they hold certain responsible posts. See, if the doctors and nurses, if they are not allowed to come to the hospital, can we eradicate or can we contain this coronavirus? If the supply of medicine is not properly done, what doctors can do for the patients? If the supply and other things are not properly done by the government, is it not the failure of the government? So I am a minister. I am heading that pharmaceutical ministry, and I should see that in each and every corner of the country there should be sufficient supply of medicines. You know, recently the President of America, right from Trump, all the countries, European countries, all the Asian countries, they requested India to supply hydrochloroquine, paracetamol. Prime Minister agreed, and because of the pressure and because of the initiation taken by the Prime Minister, we could able to supply everywhere.
So to see the movement of pharma materials, especially the medicines, it is the responsibility of a minister. देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में पुलिस और अपने अपने राज्यों में जाने के लिए पहुंचे श्रमिकों के बीच टकराव हो गया। ट्रेन रद्द होने की सूचना पर भड़के श्रमिकों ने नेशनल हाईवे के साथ लिंक रोड पर जाम लगा दिया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। इस दौरान पुलिस के कई वाहनों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि श्रमिक बिहार जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए यहां पर बैठे थे, वो बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने कहा कि ट्रेन रद्द हो गई है, बस इसके बाद श्रमिक भड़क गए। पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई, मामला हिंसक हो गया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मजदूर पर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया और न ही इस घटना में कोई घायल हुआ है। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारी देने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई तस्वीरों में पुलिस के हाथ में लाठियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਹ ਫੈਲਾਤੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਣਾ, ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਊਗੀ, ਬੱਸ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਨ ਫਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ठीक ठाक ਆ। सर हम लोग यहाँ पर 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, बिहार जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो बात है तो 6:30 बजे बुलाया, 6:30 बजे रोज फोन करके बुलाते हैं और रूम पर जाते हैं, रूम पर जाते तो पैसा मांगता है रूम किराया, खाने के लिए पैसा है तो रूम किराया कहाँ से दें हम लोग। सुबह जाने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे पुलिस वाले आए, डायरेक्ट लाठीचार्ज करने लगे। यहाँ पे ऐसा थोड़ी नहीं होता है। पहले आए पुलिस वाले लाठीचार्ज करने लगे, उसके बाद यहाँ पे जो पब्लिक लोग था, उसके बाद पब्लिक लोग का भी तो शरीर है ना, पत्थरबाजी करने लगा। ऐसा तो नहीं होता है ना सर। हम लोग का यही अनुरोध है कि कृपया करके हम लोग को बिहार छोड़ दिया जाए। कोरोना को लेकर के जानकारी देते हुए पावर एंड इंफॉर्मेशन जम्मू और कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि आज शाम तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1668 है और जिसमें से 1374 कश्मीर डिवीजन में है और 294 जम्मू डिवीजन में है। सक्रिय मामलों की संख्या 836 है और इनमें से 620 कश्मीर डिवीजन में है और 216 जम्मू डिवीजन में है। As you are aware, Jammu and Kashmir was probably the first among the states and the union territories to take note of the emerging situation, initiate a large number of steps, both on the medical side and on the welfare side. And we have continued to do so, initiating various interventions, taking various steps on testing, tracking, the health side as well as on the welfare side. So after 2 months of this fight against the coronavirus, where do we stand today? We thought, since we had given you a last briefing around 3 to 4 weeks ago, we will come to you once again. We will give you a brief idea of
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हाँ जी की दसा डॉक्टर साहब मेरे ना ਢਿੱਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਖੁੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ 2 ਗਜ ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जांच क्षमता बढ़ा करके 16,250 हो गई है और इस माह के अंत तक राज्य 25,000 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। राज्य में अब तक 3.27 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल लेकर के जांच की जा चुकी है। देखिए, टेस्टिंग फैसिलिटी 2 मार्च को जब पहला पॉजिटिव केस आया था तो हमारी 0 थी। फिर मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए कि हम टेस्टिंग यहीं करेंगे और 2 मार्च से लेके आज 26 तारीख हो गई मई की। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी आज के दिन 16,250 हो चुकी है। इस मई के एंड तक हमारा ये टारगेट है कि हम इस टेस्टिंग कैपेसिटी को 25,000 टेस्ट पर डे कर लें और सीएम साहब के डायरेक्शंस हैं कि हर जिले में आने वाले समय में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की जाए ताकि आदमी को टेस्ट के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो कुल मिला के टेस्टिंग जो हमने अब तक की है वो 3,17,000 टेस्ट करने वाला राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो भी 2.36% है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है और हमारा जो रिकवरी का परसेंटेज है वो भी हमारा 57 कभी 58 हो जाता है, वेरी करता है, लेकिन 60% से भी ज़्यादा हुआ कई बार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 और जवान कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 363 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सीआरपीएफ के अब तक 220 जवान ठीक भी हो चुके हैं और इस समय 141 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की वजह से 2 जवानों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन में ढील के बीच सोमवार को 635 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर के 14,000 के पार हो गई और 14,053 अब तक वहां पर मामलों की संख्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जिन निजी संस्थानों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं उन्हें अपने दफ्तर को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। 20 मई के बाद जिन दफ्तर में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं उन्हें इन गाइडलाइंस का पालना करनी ही होगी। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन से चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा अब और साथ ही रैपिड रेस्पॉन्स टीम की ओर से दफ्तर के परिसर का निरीक्षण भी किया जाएगा और संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद लक्षण नजर आने पर संबंधित व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाएगा। इसको लेकर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ट्वीट करके जानकारी दी है। राजस्थान में मई के आखिरी सप्ताह में गर्मी अपनी पूरी रंगत में आ गई है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान जो पारा है वो 48 डिग्री के करीब भी पहुंचने लगा है और नौतपा के पहले दिन चूरू जबरदस्त तरीके से तप गया। 47.5 डिग्री तापमान के साथ चूरू देश के सर्वाधिक
गर्म हिस्सों में से एक रहा और भीषण गर्मी के कारण चूरू की सड़कों पर कर्फ्यू सा लग गया। गर्मी के इस अटैक को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसके बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने भी मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए ट्वीट के जरिए आमजनों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा है कि राजस्थान लू और गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मेरी अपील है कि सभी घरों के अंदर ही रहें, बाहर निकलने पर सिर को ढककर रखें और मैं सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। क्योंकि 2 महीने तो बंद रहेगा, तो सीजन के टाइम में तो बंद ही रहा। मई स्टार्ट हुई है तो मई के अंदर भी कुछ खास नहीं है, तो लगभग डिमांड तो खत्म बरोबर ही है। मतलब जून के अंदर बारिश से स्टार्ट हो जाएगी तो गर्मी का सीजन तो गया लगभग। तो लेकिन तापमान बढ़ रहा है, जैसे खरीदने आते तो होंगे मटके, हाँ या कुछ आते परिंदों के लिए, हाँ कुछ आते भी हैं। अभी खास दुकानदारी तो नहीं है, लेकिन ये अभी ठीक ठाक है। मतलब ज़्यादा बीत गए 2 महीने तो मतलब सीजन के तो भी नहीं तो गर्मी पे लोग मटके लेने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे कम। कोरोना महामारी के बीच देश में टिड्डियों के लगातार आक्रमण सामने आ रहे हैं। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप अभी भी जारी है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों ने दस्तक दे दी है और शहर के कई इलाकों से गुजरती हुई दौसा की तरफ निकल गई। बता दें कि राजस्थान में करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू हो गए हैं और टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बीते दिनों टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में घुस आए थे। कोरोना संकट के बीच कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू हो गई है और सबसे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट यात्रियों को लेकर के कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची। कोरोना संकट के चलते एयरपोर्ट पर हवाई सेवा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची स्पाइस जेट के हवाई जहाज में दिल्ली से 45 यात्री पहुंचे, जबकि इस जहाज में क्षमता 80 यात्रियों की है, लेकिन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए 45 यात्री आए और इस अवसर पर एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल और डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा उपस्थित रहे। कांगड़ा से बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी मास्क पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए एयरपोर्ट में प्रवेश किया। जो भी यात्री बाहरी राज्य में जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनके सूटकेस बैग सैनिटाइज किए गए और वहीं हैंड वॉशिंग के साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी हमारी डीसी के साथ। उनके आदमी अराइवल के टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। वो सारा डिटेल उन पैसेंजरों से एयरलाइंस के थ्रू लेंगे और एयरलाइंस बताएगी कि कौन सा रेड जोन से आ रहा है, कौन सा ग्रीन जोन से आ रहा है, और पैसेंजर भी अपनी पूरी एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के देंगे। अब ये डिपेंड करता है डीसी साहब के ऊपर कि वो उनको किधर भेजते हैं। पैसेंजर्स का डिटेल आपको एयरलाइंस दे पाएगा, ये हमसे रिलेशन नहीं है। पैसेंजर्स, मैं देख रहा हूँ बाहर फ्लाइट फुली जा रही है और फुल आ रही है। काफ़ी दिनों के बाद चालू हुई है, इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा है। उनको अपना आरोग्य सेतु लोड करना ज़रूरी है, ग्रीन में रहना चाहिए और अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपनी टिकट सब टच फ्री है। यहाँ पे वेब कैमरा पे वो दिखाएंगे, जैसा कि आपने बाहर देखा होगा, दिखाएंगे, तभी उनको अंदर जाने को मिलेगा। उनका सामान पहले सैनिटाइज हो जाएगा, हैंड्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब सैनिटाइज करते हुए वो अंदर जाएगा और जाने के बाद टच फ्री काम करेगा अप टू एयरक्राफ्ट। ऐसे के लिए आपने देखा होगा कि बाहर हमने 2 सोफ़ा लगा रखे हैं जो पुलिस के काउंटर के बगल में हैं। उनको हाल फिलहाल वहाँ बैठा दिया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि साहब ये रेड दिखा रहा है, इनका क्या व्यवस्था करना है आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित डुमना विमानतल से विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। विमान से आज जो विमान गया उससे 32 यात्री दिल्ली से जबलपुर डुमना विमानतल पर उतरे और शाम 4 बजे इसी विमान से यात्री दिल्ली के लिए रवाना भी हुए। वहीं खमरिया थाना प्रभारी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद 27 मार्च से डुमना विमानतल से विमानों की आवाजाही बंद हो गई थी और वीरान पड़े डुमना में आज सोमवार से फिर से रौनक लौट आई है। आज सुबह स्पाइस जेट के विमान से 32 यात्री दिल्ली से जबलपुर पहुंचे और आज शाम इसी विमान से यात्री दिल्ली के लिए रवाना भी हुए। वहीं मंगलवार से एयर इंडिया की नियमित उड़ानें शुरू होंगी और एयर इंडिया का विमान
दिल्ली से शाम 6:10 पर जबलपुर पहुंचेगा और शाम 6:55 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। एयर इंडिया का विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगा। वहीं स्पाइस जेट का विमान प्रतिदिन आएगा और जाएगा। हिमाचल सरकार ने 1 जून से निगम की बसें चलाने का निर्णय लिया है और वहीं निजी बसों के संचालन के बारे में भी निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जिला कुल्लू में निजी बस ऑपरेटरों ने बसें चलाने से मना कर दिया। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो तब तक बसें नहीं चलाएंगे। जिला कुल्लू के मुख्यालय में निजी बस ऑपरेटरों के बीच बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से मांग रखी कि जिस तरह से सरकारी बसों के चालक और परिचालक का कोरोना वायरस के तहत 50 लाख का बीमा किया गया है, उसी तरह सुविधाएं निजी बस चालकों और परिचालकों को भी दी जाए। वहीं 60 सवारियों के साथ बसें चलाना मुमकिन नहीं है। 60 सवारियों के साथ बसों का खर्च भी निकाल पाना मुश्किल है और न्यूनतम मूल्य किराए में भी वृद्धि करनी चाहिए। कि 1 जून से लेकर के हिमाचल प्रदेश में अपने प्रदेश के भीतर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करेंगे और जिसमें 60% तक गाड़ियों को भरेंगे, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग के मानक भी पूरे होंगे और जनता को भी सुविधा प्राप्त होगी। और उसके लिए जो फाइनल कौन कौन से मानकों का ध्यान रखना चाहिए वो सभी विस्तृत रूप से सारी गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं और 1 जून को हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसमें 3-4 डिमांडें हमने रखी है सरकार को, जिसमें इंश्योरेंस मेन है, मिनिमम किराया 20 रुपये हो और ड्राइवर कंडक्टर का पैकेज है। इनमें से 2-3 डिमांडें हमारी पूरी करते हैं तो हम बसें चला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप कहेंगे कि 60% में तो इसमें गाड़ियां नहीं चल पाएगी। इसमें शाम को तेल तक के लिए पैसे पूरे नहीं होंगे हमारे, तो उसमें गाड़ी की किस्तें भी है, तो कैसे चला पाएंगे हम गाड़ियाँ, बड़ा मुश्किल है। अगर इसमें सरकार गौर करे, 2-3 डिमांडें हमने दी है, इसमें करे तो शायद सारे एग्री हो जाए। इसमें स्टेट में भी हमने यही बात रखी, पिछले कल मीटिंग हुई है तो स्टेट भी इसी पर अड़ा हुआ है, तो इसलिए सरकार ने हर जगह पैकेज दी है, तो हमारे को भी कहीं ना कहीं पैकेज मिलना चाहिए, तभी हम गाड़ियाँ चला पाएंगे। हमारा निर्णय लिया गया है स्टेट यूनियन से कि 60% में गाड़ियाँ नहीं चलेगी प्राइवेट बसें, और सरकार ने हमको भी विश्वास में लेना चाहिए था इससे पहले। दूसरा हमारी मांगे हैं कि मिनिमम किराया हमारा जो है 20 रुपये किया जाए और सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। 60% में सोशल डिस्टेंसिंग में तो गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल है, रास्ते में जगह जगह सवारियाँ भी मिलेगी, वो कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी मुश्किल बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से चलाई गाड़ी और स्टेशन पर उतार दी, वैसा भी नहीं होगा, रास्ते में भी मिलेंगी सवारियाँ। और दूसरा हमारा ऐसा है कि SRT टोकन जो हमारे सरकार ने जो हमारे माफ़ किया है, ये आगे तक अनिश्चित काल तक, जब तक कोरोना नहीं ख़त्म होता तब तक इसको भी माफ़ किया जाए। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जैसे ही मार्च के दूसरे सप्ताह में वैश्विक कोरोना महामारी का उदय भारत में हुआ, देश के प्रधानमंत्री और विश्व नेता के रूप में दिखाई दे रहे पीएम ने देश में तुरंत लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय लेकर देश की जनता से ये अपील की कि मेरा देश पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करते हुए इस महामारी से बचने के लिए 5 मंत्रों को देकर के देश की जनता को ये वचन दिया कि आपदा की इस घड़ी में आपका प्रधान सेवक देश की जनता के साथ है। और प्रदेश महामंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को लेकर के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी, उसे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के मजबूत तालमेल ने यह प्रमाणित कर दिया कि कुशल सुशासन और मजबूत संगठन की संयुक्त ताकत के सामने कोरोना हिमाचल में अपने पैर नहीं पसार सकता। आपदा का जो ये वक्त है, ये सेवा का वक्त होता है, ना कि राजनीति का। जब देश में ये कोरोना का ये उदय हुआ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के रूप में देश की जनता से एक अपील की
कि देश की जनता घबराए नहीं। जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस चुनौती को हाथ में लिया और उन्होंने देश के अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी ये निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश भी प्रधानमंत्री की जो अपील है इस अपील का पालन करें। और मुझे आज आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी ने जो एक टास्क दिया था उस टास्क को कांगड़ा पार्लियामेंट्री के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एकजुटता के साथ पूरा किया। ये सही है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ कि हिमाचल की जिंदगी को कोई आंच ना आए उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल था उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। कोविड-19 महामारी को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको लेकर के गुजरात के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए थे और गुजरात में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। कुछ गाड़ियां परमिशन के आधार पर राजस्थान में जा सकती हैं। इसको लेकर के आज एएनपी न्यूज ने बनासकांठा के गुंदरी चेक पोस्ट का जायजा लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट दी। महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जिसको लेकर ये तीसरा और चौथे तबके का लॉकडाउन चल रहा है। आपको बताते चले कि गुजरात की तमाम जो बॉर्डर है वो तमाम सील कर दी गई थी। हम इसी वक्त राजस्थान की बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर पर जो पुलिस फोर्स तैनात है, गुजरात पुलिस फोर्स बिल्कुल तैनात और हर एक गाड़ी चेक की जाती है ताकि बिना परमिशन कोई भी गाड़ी यहाँ से आए नहीं और जाए नहीं। ये गुजरात सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन हिसाब से ये किया जा रहा है। लेकिन हम इसी वक्त गुजरात के गोंदरी चेक पोस्ट पर हैं ये चेक पोस्ट राजस्थान को जोड़ती हुई चेक पोस्ट है। ये तमाम एक एक करके गाड़ियां आ रही है और आज यानी 5 दिन रह गए हैं चौथे लॉकडाउन को लेकर। तो चौथा लॉकडाउन है, उसके बाद आगे की गाइडलाइन क्या होगी, लेकिन समथिंग 31 तारीख को सबको इंतजार है कि 31 तारीख को क्या होगा। फिलहाल आज सरकार ने विमान शुरू कर दिए हैं और घरेलू विमान उड़ान शुरू हो चुकी है। उसके बाद बात की जाए तो जो जीवन जरूरत की जो चीज़ थी वो भी शुरू हो गई है और छोटे मोटे ट्रक जो है वो ट्रक भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आपको बात करते चले जो ट्रक है और जहाँ जो उसी गुंदरी चेक पोस्ट पर जो पुलिस तैनात है उसके बाद जो रोज की जो कितनी गाड़ियां निकलती है वो गाड़ियां को लेकर पुलिस अपनी ड्यूटी के दौरान उसको जांच पड़ताल करके जिनके पास अगर गुजरात सरकार का सर्टिफिकेट है उनको यहां से जाने दिया जाता है। उसके बाद पुलिस तहकीकात करने के बाद अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो जितने लोगों को सर्टिफिकेट है उतने लोगों को यहाँ से जाने दिया जाता है। उसके बाद अगर नहीं है तो उनको रिटर्न किया जाता है। ये चौथे लॉकडाउन का परिभाषा है। चौथे लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद आगे की जो भी गाइडलाइंस होगी वो किसके हिसाब से होगी ये बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन अभी चौथा लॉकडाउन है और 31 तारीख तक चौथा लॉकडाउन खत्म हो रहा है। कैमरा पर्सन केतन के साथ पारस राठौड़, एएनपी न्यूज, गुजरात। देश में लागू लॉकडाउन के मौजूदा चरण के 31 मई को पूरा होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन जिलों में 1 महीने तक कोविड-19 कर्फ्यू जारी रहेगा। शिमला, हमीरपुर और सोलन के जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में 30 जून तक कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं और हिमाचल कैबिनेट ने जिला उपायुक्तों को जरूरी लगने पर कर्फ्यू बढ़ाने का अधिकार दिया था। इन जिलों में कर्फ्यू और लॉकडाउन में हर रोज कई घंटे की ढील रहती है। कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाएं भी खुली रहती हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों में से 1/4 मामले हमीरपुर जिले में हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 214 मामले सामने आए हैं और जिनमें से हमीरपुर में सर्वाधिक 63 और सोलन में 21 मामले हैं।
यूपी के संत कबीर नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नशे में धुत पिता ने अपने 2 मासूम बच्चियों को ईंट के टुकड़े से पीट करके मौत के घाट उतार दिया। मामला संत कबीर नगर के बेलहर थाना क्षेत्र के ग्राम बनेथू का है और थाना बेलहर में मिली तहरीर के मुताबिक दोनों बच्चियों के माता पिता का 1 वर्ष पहले ही तलाक हो गया था। बच्चियां अपने पिता के पास रहती थी। बच्चियों की मां ने दूसरी शादी कर ली, जिससे आहत होकर पिता ने नशे का सहारा लिया और जिससे उसके घर में आए दिन झगड़े होने लगे। पिता की दूसरी शादी में बच्चियां अड़े जा रही थी और नशे की हालत में बच्चियों के पिता ने घर के बगल में नए निर्माणाधीन मकान में घुमाने ले गया और वहां पर नशेड़ी पिता ने मासूम बच्चियों को ईंट के टुकड़ों से कूट करके मार दिया और शव को मकान के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया। बेलहर क्षेत्र में ग्राम बनेथू है, जहाँ पर रात में सूचना मिली थी कि गांव का एक व्यक्ति जैनुल आबदीन है, जिसने अपनी 2 बच्चियां, एक 5 वर्षीय बेटी और एक 2.5 वर्षीय बेटी की ईंट से कूट करके हत्या कर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे थे और मेरे द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। इसमें मूल रूप से जानकारी अभी तक जो पता चली है कि ये अभियुक्त जो जैनुल आबदीन है तलाकशुदा है। इसकी पत्नी से लगभग 1.5 साल पहले अलगाव हो चुका है और इस समय ये अपनी 2 बच्चियों के साथ अकेले रहता था। स्वभाव से ये नशा करता था और पहली जानकारी पर तो गाँव में ये बताया गया कि ये बच्चियाँ जो है घर में खेल रही थी, शोर कर रही थी, जिसको मना करने पर इसने आवेश में आकर के ईंट मार दी। लेकिन मौके पर जाकर के जब विस्तृत जाँच की गई है तो देखने से पता चला है कि घर से अलग इसका एक निर्माणाधीन मकान है, जिसमें ले जाकर के इसने दोनों बच्चियों की निर्भरता से हत्या की है, जिनके सर पर ईंट से प्रहार किया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा समूचे देश में किए गए लॉकडाउन के बाद से समूचा देश इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा आए दिन प्राइवेट स्कूलों पर नए दिशा निर्देश थोपे जा रहे हैं, जिनकी पालना करना प्राइवेट स्कूलों के लिए नामुमकिन सा साबित होता रहा है। इसी समस्या को लेकर के फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रही है। सरकार के जो गैर कानूनी निर्देश पारित किए हैं सरकार ने, जैसे कि आप फॉर्म 6 हमने भरा हुआ है कि आप जो है पिछले वर्ष की फीस ले, तो इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, कोई ऐसा कानून नहीं है। और दूसरा, हमारे पैसे बच्चों की तरफ से फीस नहीं आ रही, तो हमें क्लियर कट निर्देश चाहिए, क्योंकि अभिभावक जो है भ्रमित हो गया इन आदेशों से कि शायद फीस माफ़ होगी और स्कूलों की फीस नहीं देने पड़ेगी। इससे जो है बहुत सारे स्कूलों में एक भी फीस प्राप्त नहीं हो रही है, और कहीं आ रही है तो 1%, 2% ऐसे फीसें आ रही है, जिससे टीचर्स की सैलरी देने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और आने वाले टाइम पे जो ऑनलाइन शिक्षा भी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही है, शायद वो भी बाधित हो जाए और बंद करनी पड़े स्कूलों को, अगर आर्थिक संकट इसी तरीके से बढ़ा और अभिभावकों ने फीस नहीं दी। इसलिए हम हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं कि इस तरह के जो निर्देश दिए जा रहे हैं ये कानून सम्मत नहीं है। उनको चैलेंज करने के लिए हम हाई कोर्ट में अपनी जो है रिट दाखिल करने जा रहे हैं।
तंबाकू मसाले के पैकेट के ऊपर भगत रविदास जी की तस्वीर आने पर रविदास समाज और सिख धार्मिक संस्थाओं की तरफ से बटाला में इकट्ठे होकर के रोष जताया गया और इसके साथ ही अलग अलग सिख धार्मिक संगठनों की तरफ से भी इस पर रोष के चलते तंबाकू कंपनी के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के बटाला पुलिस को पत्र भी सौंपा गया। एसएसपी बटाला के दफ्तर में पहुंचे सिख धार्मिक संगठनों ने कहा कि तंबाकू के पैकेट पर तस्वीर आने से हर सिख और रविदास भाईचारे से जुड़े लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और उनका कहना था कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई शरारती लोग ऐसी हरकतें कर चुके हैं। ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਡ ਜੇਪੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਿਊਡਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ 120 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਤਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਢੁਕਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। लॉकडाउन में अपराधी सक्रिय हो गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर के लूटने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। कुरुक्षेत्र गांव मुकरपुर के रहने वाले राजकुमार शर्मा इस गिरोह के शिकार हो चुके हैं और राजकुमार शर्मा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने अज्ञात लुटेरे गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और दरअसल मुकरपुर निवासी राजकुमार शर्मा नेशनल हाईवे पिपली में पंजाब नेशनल बैंक में काम से पहुंचे थे, जहां पर नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर के लूटने वाले इस गिरोह की नजर उन पर पड़ी और उसके बाद गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। कल एक रुक्का मिला था हमें अग्रवाल हॉस्पिटल से कि राजकुमार जी वासी मुकरपुर बेहोशी की हालत में दाखिल है। तो हम कल वहाँ गए थे तो उन्होंने बतलाया भाई 1 फीट है। तो आज फिर दोबारा फिर गए हम हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में वो अपने पिताजी की रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उनकी कापी पूरी कराने के लिए आए थे। तो उनके पीछे 2 लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा भी हमारा मामला उलझ रहा, आप सुलझा दो थोड़ा। उन्होंने मना कर दिया। जब वो अपनी कापी पूरी करा के बाहर निकले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर भी आप हमारा मामला सुलझा दो। आगे कनाल रोड पे कोई पेड़ है थोड़ा आगे, वहाँ पर ले गए। जैसे उन्होंने बयान में बताया, अभी निशानदेही तो हो नहीं सकी, उनके आने के बाद ही होगी कि वहाँ पर उन्होंने उनको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उन्होंने उसमें कोई नशीला पदार्थ डाल के पिला। मेरे पिताजी हैं श्री राजकुमार शर्मा जी, वो कल सुबह जो है 11 बजे घर से निकले थे स्कूटी पे। उनको पीपली कुछ काम था, बैंक में जाना था उनको। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे ही 3 और 4 बज गए तो मेरे को जो है ना थोड़ा सा शक हुआ कि वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे के अंदर जो है ना घर पर आ जाते थे, लेकिन आज आए नहीं। तो मेरे मन में जैसे डाउट हुआ तो मैं जो है ना गाड़ी लेकर के मैं पीपली की तरफ गया। मैंने आसपास छानबीन की। स्कूटी तो उनकी खड़ी थी पीपली पुलिस स्टेशन के सामने, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे उनकी वेट एंड वॉच में जो है ना खड़ा हो गया इधर उधर पूछताछ करके, तो मेरे को कंटाल की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़े जो है ना लड़खड़ाते हुए, उनको बेहोशी की हालत में थे और बिल्कुल बेसुध थे। उनको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, उनकी जप्फी भरी तो उन्होंने मेरे को भी नहीं पहचाना। हिमाचल के कुल्लू शहर में सोमवार को लाइनों की मरम्मत के दौरान करंट से झुलसे युवक को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आर्थिक मदद दी है और इस दुर्घटना का पता चलते ही वन मंत्री क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचे और युवक के उपचार के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा से पूरी जानकारी ली। करंट से झुलसे सैंज घाटी के मान सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। इस अवसर पर वन मंत्री ने मान सिंह के रिश्तेदारों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। गोविंद सिंह ने मौके पर ही
फौरी राहत के रूप में 15,000 रुपये और अपनी ओर से भी 25,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की है। और वन मंत्री ने कहा कि मान सिंह के उपचार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और इसे फौरी राहत के अलावा अन्य आर्थिक मदद भी दी जाएगी। भेज कर वहाँ पर हम लोग भी बात कर रहे हैं ताकि तुरंत जाके इलाज इनका हो सके। और ये दुर्घटना लापरवाही से हुई है और इसीलिए इसमें एफआईआर भी हो गई है और इसकी पूरी जांच भी करवाएंगे कि इसमें गलती वास्तव में किसकी है और जिसके कारण से जो काम करने वाले जो मजदूर है उसके लिए ऐसा खतरा पैदा हुआ है उसके जीवन के लिए। और अब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन बच जाए, ये स्वस्थ हो जाएं, तो ऐसी कामना मैं करता हूं। तो यहाँ पर जो सहायता किया है, अभी हम सब लोग भी बहुत जल्दबाजी में आए, रास्ते में हमको पता चला ऐसा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 15,000 रुपये की राशि दिए है। और उसका अतिरिक्त यह है कि थोड़ा सा हमने अपनी ओर से भी प्रयास किया कुछ मदद करें, लेकिन इसके बाद हमने कहा है कि प्रशासन है, बिजली बोर्ड है, सब लोग मिलकर के इलाज में कोई कमी ना रहे। कोरोना वायरस के चलते पंजाब के प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज लुधियाना के विधानसभा हल्का पायल के दोराहा रेलवे स्टेशन से प्रवासी मजदूरों के लिए 3 गाड़ियों की व्यवस्था की गई जो कि बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। और इस दौरान पायल के विधायक लखवीर सिंह लखा ने बताया कि इन सबको खाना और पानी दिया गया है। गाड़ी में भी खाने की व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है। पूरे लुधियाने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ 320 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਊ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ यूपी 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। यूपी के बलिया जिले में सोमवार को 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और नए मरीजों को मिलाकर के जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 30 हो गई है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने की है और जिले में अब तक कुल 14 पॉजिटिव केस थे। इसमें से एक की सैंपलिंग बस्ती में हुई थी जबकि एक संक्रमित मरीज को आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। शेष 13 मरीज बसंतपुर स्थित L1 हॉस्पिटल में रखे गए। 25 मई को जनपद में 16 नए पॉजिटिव कोरोना केस प्राप्त हुए हैं और पूर्व से जनपद में 14 केस पॉजिटिव हैं जो आइसोलेशन में हैं। इस प्रकार जनपद में अब कुल 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। नए पाए गए 16 व्यक्ति 10 साल की उम्र से लेकर के 45 साल के बीच में हैं और ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और ये सभी बाहर से आए हुए लोग हैं। इस प्रकार जनपद में पहले से जो 8 कंटेनमेंट जोन चल रहा था, इन नए 16 केसेस के आने से 10 और नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से दुबहर ब्लॉक का उज्ज्वलिया गांव है। इसमें अकेले 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी प्रकार केवड़ा है बांसडीह का, दिहावा नगरा ब्लॉक का और बिसौली रेवती ब्लॉक का, इन तीनों जगहों से 2-2 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। और 6 अन्य ग्राम हैं, दोकटी, दलन छपरा, मुरली छपरा गांव ब्लॉक के, बिशुनपुर डंडा, रेवती, भगवानपुर और उभती, इन 6 जगहों से एक पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 16 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। ये जो 16 पॉजिटिव केस हैं वो सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और स्वस्थ हैं। इनको आइसोलेट करने, इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।
आज पूरे देश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार कोरोना के काले बादल और लॉकडाउन की वजह से ईद में पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिली। सभी लोग अपने घरों में रहकर सभी लोगों ने ईद का त्योहार मनाया और लोगों को ईद की बधाई दी गई, जिसके चलते हरियाणा के गुरुग्राम में भी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल ईद के मौके पर जिला सेक्टर 14 में महिला महाविद्यालय में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने एक होकर के प्रवासी मजदूरों को रोटी सब्जी और सेवइयां खिला करके उनके साथ ईद मनाई और देश से कोरोना को भगाने के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी। वहीं लोगों से अपने घरों में रहने की ही अपील की गई। देखें, आज ईद है और हर साल ईद आती है, लेकिन अब की बार हमारा रमज़ान और ईद एक नए अंदाज में आया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन का माहौल है पूरे मुल्क ही के अंदर, तो इफ्तार पार्टी नहीं हो पाई, मस्जिदों में नमाज नहीं हो पाई, तो इसी तरह से हमारा ईद मिलन का प्रोग्राम भी नहीं कर सकते और अक्लमंदी भी यही है कि हम ना करें। तो हमारे जहनों में ये बात आई जब हम इस तरह से ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद की, राशन के एतबार से और ज़रूरत के एतबार से, तो ये जो हमारे यहाँ पर ये तबका है, ये जाने वाले हैं, तो हमें प्रशासन की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से ये इत्तला मिली कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं भारी तादाद में। तो हमारी पूरी टीम के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग इनके साथ अपने ईद मिलन का प्रोग्राम करें। तो हमने अपने ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा इस एतबार से कि हम इनके साथ एक टाइम का खाना यहाँ पर लें। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।